बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं इसा राना और ताहिर मलिक। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, यानी कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, क्या उनको रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आज दो केसेस डिफरेंट चले हैं, एक इद्दत निकाह के हवाले से केस चला है और दूसरी तरफ पर मखसूस नशिस्तों की बात की गई है। अगर हम इद्दत वाले केस की बात करते हैं तो 3 फरवरी 2024 को अदालत की जानिब से 7 बरस की जो है उनको ये सज़ा सुनाई गई थी कि उन्हें कैद में रखा जाएगा। रिहाई का हुक्म नहीं दिया गया था। इसके बाद कई दफ़ा अपीलें भी की गई थी, फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, लेकिन आज जो महफूज फ़ैसला सुनाया गया है उसमें सज़ा को बरकरार रखा गया है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने काफ़ी एहतजाज भी किया है और मज़ीद उनका यह मौक़िफ़ है कि हम हाई कोर्ट जाके अपील भी करेंगे इसके ख़िलाफ़। दूसरी तरफ पे मखसूस नशिस्तों का मामला है, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है अभी तक उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकी। फुल कोर्ट बेंच इसकी समाअत तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनको रिहाई मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। और ये जो इद्दत वाला मामला है, हमारा पैनल इसे किस तरह से देखता है। ताहिर मलिक साहब, अगर हम निकाह के हवाले से बात करते हैं कि निकाह में इद्दत का जो मामला है, इस केस का बैकग्राउंड क्या है और इससे पहले जो इसमें सज़ा थी वो 3 फरवरी को 7 बरस की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी कि बुशरा बीबी को और बानी तहरीक इंसाफ को इतने अरसे के लिए कैद रखा जाएगा। इस केस की ना थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसकी मुझे आई एम मिसिंग द वर्ड, मेरे मैं बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये फैसला हुआ था इलेक्शन से पहले जी, और आपको याद है पार्टी ने यही कहा था कि ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है कि खान साहब अब सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, और PMLN ने इसको रिवर्स क्रिटिसिज्म किया था। वो इतनी ज़्यादा सज़ाएं दे दी हैं कि वो हमदर्दी का फैक्टर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि ये पाकिस्तान की जो अपना इंसाफ की, कानून की और जो आइन की, इस हवाले से, इद्दत के हवाले से ये एक अनोखा केस है। और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद कब्रों तक इस तरह का दोबारा पाकिस्तान की तारीख में कोई केस भी नहीं आ सकता। मतलब ये केस इटसेल्फ ही, जो मैं मतलब इतना इसकी गहराई में नहीं जाना चाह रहा, इस तरह का हमारा कोई मज़हब या हमारा माशरा इतना गया हुआ नहीं कि इद्दत में भी इस तरह की चक्कर चले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कहानी ये केस है 6 साल पहले का निकाह है। 5 साल हावर साहब को पता ही नहीं चला। हावर साहब ने कहा कि वो दुनिया की बड़ी ही परहेजगार खातून है। उन्होंने खान साहब पे भी कुरान पे हल्फ उठाया, कुरान हाथ में पकड़ के हल्फ दिया था कुरान को। मैं इसीलिए इसकी बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ। उम्रे पे भी गए थे। ये एक साहब थे मोहम्मद हनीफ, ईस्ट फ्राम इस्लामाबाद। वो अदालत में चले गए, बैठे बैठे एकदम समझ ही नहीं। उन्होंने कहा जी कि ये तो इस तरह इद्दत में ये निकाह हुआ, ये गलत काम हुआ। तो पता चला जो मोहम्मद हनीफ साहब थे वो जिन्होंने निकाह ये कराया था ना, उनका ताल्लुक उनसे है। ठीक है, इसी दौरान पता चलता कि एकदम वो केस जज साहब ने कहा कि नहीं ये तो निकाह हुआ है लाहौर में, आप इस्लामाबाद किस तरह आ सकते हैं, नहीं आप चले जाएं। तो वो अभी फिर केस अभी वहीं के वहीं था। तो पता नहीं क्या हुआ, किस तरह गिरफ्तार हो गए हावर साहब, और गिरफ्तारी से आती उनको ख्याल आ गया कि ये तो इद्दत में निकाह हुआ होगा। ये असल में पॉइंट है। तो 2 एप्लीकेशंस होगी, एक मोहम्मद हनीफ एक आम शहरी है, उसको नोबडी नोज। फिर खावर साहब को भी याद आ गया, पता नहीं वो भूल गए कि उन्होंने बड़ी तारीफें मतलब जिनकी मैसेज थी जो डिवोर्स कर रहे हैं उनको याद ही नहीं। अच्छा, उनको 5 साल के बाद, बल्कि 6 अब हो गया ना उनको। देखें पॉइंट ये, खुदा ना खासा मैं आपसे ये पेन आपका छीन, तो आप मेरे साथ बैठी हैं, तो अगर 6 साल बाद आप कहती हैं कि वो ताहिर मलिक ने मेरा पेन छीना है, तो वो एक बंदा इटसेल्फ इज ए केस। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। 2 बंदे ये आए, फिर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले लिया कि वहाँ पे केस ये रजिस्टर हो गया और ये 7 साल की सज़ा हुई। और इस सज़ा में आज जो बहुत ज़्यादा इम्कान था ना पॉलिटिकली मैं बात करने को, इससे एक हाइप बनी हुई थी पार्टी के अंदर। बल्कि मुझे कुछ जो रिपोर्टर्स बता रहे थे कि अंदर जेल के अंदर एक बड़ा समा था। PTA के जो वकील थे उनमें एक स्माइल थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि आज ये रिहाई है, क्योंकि इनके जो बाकी 2 केसेस हैं उसमें बरी हो चुके हैं। 9 मई के कई केसेस में बरी हो चुके हैं हाँ साहब, और वो जो केस है अपना वो मलिक रियाज वाला, उसमें भी जमानत हो चुकी है। तो आज का दिन एक ख्याल था जो मेरा नहीं था कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख का इतना बड़ा एक दिन बन सकता था कि इस वक्त अगर खान और उसकी बीवी रिहा होते तो आप यू कैन इमेजिन क्या होना। इसा राना साहब, बड़े केसेस हाईलाइट कर दिए कि वहाँ पे रिहाई मिल गई, और ये इद्दत वाला मामला जिस पे डिस्कशन हुई और आपने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में बरमला बताया कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बाकायदा बोलने का मौका भी दिया खावर मानिका को। आज एक रिमार्क्स बड़ा ज़बरदस्त है, मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़रूर तबसरा भी करें। बैकग्राउंड तो उन्होंने बता दिया है, आप उसे किस तरह देख रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी एक खातून है, इस बात पर उन्हें ज़मानत मिलना ये कोई कानूनी जवाज़ तो नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता, जवाज़ बनता ही नहीं। कानून की नज़र में
मर्द औरत सब बराबर हैं। जी। लेकिन ये जो आज फैसला है, ये मुझे तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। जिस दिन ये फैसला आना था, लिखा गया था, और उसके बाद एक ड्रामा, एक एपिसोड क्रिएट किया गया और मानिका को बोलने का और गालियां निकालने का, अदालत के अंदर कानून की कस्टडी में एक शख्स के ऊपर जो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी मकबूलियत से पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मकबूलियत है और उसकी एक अपनी शनाख्त है। उसको टिका के गालियां निकलवाने के बाद उन्होंने कहा जी ये चूंकि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करा, लिहाजा मैं नहीं सुनाऊंगा। तो मुझे पता था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो स्माइल ये कह रहे हैं ना कि वकीलों के थी, वो उस केस के फैसले के मुताबिक थी जी। इस फैसले के मुताबिक नहीं थी। अगर इसमें भी हो जाता तो फिर तो ये सारा उल्ट जाता। इमरान खान को अंदर रखने का जवाब खत्म हो जाता और वो बाहर आ जाता तो सारा निजाम उल्ट जाता। लिहाजा उसका अंदर रहना बहुत जरूरी था। और फिर अंदर रहने के लिए देखें, पाकिस्तान में नजरिया जरूरत माजी में ना डिक्टेटर्स को छतरी फराहम करता था, ठीक है। अब नजरिया जरूरत सियासतदानों को तो दूर की बात है, अब नजरिया जरूरत आप ये समझ लें कि इस केस को अगर मैं थोड़ा सा करूं ना, मलिक ने जैसे कहा, मेरा ख्याल है मैंने जितनी स्टडी की है, इद्दत के ऊपर आज तक कोई केस की सजा नहीं हुई की तारीख में, मेरा ख्याल है दुनिया में भी नहीं हुई। हमने अपनी सियासी नफरत और सियासी अना की जंग में ना शरीयत को बख्शा, ना चादर और चार दीवारी के इज्जत को बख्शा, ठीक है, ना हमने आइली कवानीन को बख्शा। हमने बराए रास्त शरीयत से टक्कर ली है। मैं ये ऑन एयर कह रहा हूं, मैं ऑन एयर बात कहता हूं कि हमने बराए रास्त शरीयत से टक्कर ली है, ठीक है। इस पे उल्मा से मेरी 10,000 दफा बात हुई है, मलक की भी हुई है, आपने भी की होगी। और उल्मा ये कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही। यार आपने उसको चर्च डाल देते इमरान खान के ऊपर, उसमें सजा दे देते, ठीक है, और किसी में दे देते। यार इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए हमें इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि कल को हम अपने बच्चों को जब पाकिस्तान की बात बताएं तो हम शर्मिंदगी से सर झुका लें कि पाकिस्तान में सियासी जंग के अंदर हम क्या क्या करते रहे। मेरा दिल आज बहुत दुखी है। मुझे आई हैव नो इंटरेस्ट विद इमरान खान, बट आई हैव इंटरेस्ट इन माय किड्स फ्यूचर। मैं उन्हें कल क्या बताऊंगा, आने वाली नस्लों को हम क्या बता रहे हैं। हम इस सतह पे गिर गए, दे देते इमरान खान को किसी भी फांसी दे देते किसी केस में, और यार शरीयत को तो बख्श देते यार आप। और एक ऐसे शख्स के कहने पे जो कुरान के ऊपर हल्फ दे के ऑन रिकॉर्ड उसका मौजूद है कि उसने कहा कि मैं बीबी की कसम खाता हूं कि ये बिल्कुल पाकबाज औरत है, और ये उनकी मुशर्रफ बीबी की बेटी की वीडियो मौजूद है, कुरान पे हाथ रख के ऐसे करके उसने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के ये आपको बता रही हूं कैसे। यार आपने बच्चों को जलील कर दिया, आपने एक मां के तकद्दुस का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी जंग, सियासी नफरत, फिर आप कहते हैं जी सियासी नफरतें खत्म कर दें। ये नहीं खत्म होंगी। आप नफरतों को वहां ले जा रहे हैं जहां पे जाके ये बहुत भयानक मोड़ इख्तियार करेंगी। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली जब खातून कहते हैं ना खुद क्लेम कर दे या किसी चीज़ के बारे में खुद गवाही दे दे, तो मलिक साहब वहाँ पर तो हर कानून खामोश हो जाता है, वहाँ पर शरीयत भी सबके सामने, आप इससे वाकिफ़ हैं। अभी जिस चीज़ की बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल एक ऐसी सेट कर दी है, आप क्या समझते हैं कि ये जो केस, इसको तो खैर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था इन चीज़ों को, लेकिन हम मजबूर या बॉर्नर इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो केस बनाने वालों से कोई जो गलती ऐसी हुई है कि जो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में किसी के सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना गोज़ अराउंड एंड कम्स अराउंड भी आता है। नहीं, वो आप बड़ी एक मतलब फीलिंग वाली बात कर रही हैं। कानून के वाइज तो जो आज का फैसला उसमें जो बड़ी एक जो चीज़ है वो कह रहे हैं कि ये जो जुर्म है, जिस जुर्म के तहत जो जज साहब का मैं कमेंट देने लगा, वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा जुर्म है, ये एक हैवी जुर्म है जिसमें ज़मानत हो नहीं सकती। दिस इज़ द आर्गूमेंट ऑफ द जज। इसी वजह से उसने ज़मानत नहीं दी। वो कहता है मैं किस तरह आपको रिहाई दे दूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो केस है, केस सही, ये थोड़ा सा मैंने हम जैसे बंदों को थोड़ा 2-3 जो वकला से मैंने बात की इस केस समझने के लिए, वो मुझे यहाँ से समझ आई है कि ये केस अभी चलना है और इसी जज के पास चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है। वो 2 जुलाई को इसकी समाअत होनी है, तो मैं उन जज से मैंने पूछा, मैं कहा जी पीटी वाले तो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उनका राय क्या थी? उनकी राय ये थी कि अब 4-5 दिन रह गए हैं। ये कानूनी, मैं क्योंकि मैं तो नहीं ना इसको समझता था, तो मैं कोर्ट कर रहा हूँ एक वकील को, उनका कहना था कि बेहतर है कि ये 3-4 दिन छोड़ दें, आराम से सीधा इस केस में ले जाएं। आप हाई कोर्ट में जाएंगे फिर लंबा काम हो जाएगा। तो केस
जिस पे ये सज़ा दी गई है ना, जज साहब ने जो पॉइंट दिया वो ये इससे ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए, और ये रिलीफ मांगा गया था, पीटीआई के वकला ने ये नहीं कहा कि ये केस आप बताओ, उन्होंने कहा आप केस चलाते रहें, आप हमें ना जमानत दे दें, बस रिहाई दे दें, आप हमारा केस चलाते रहें। तो जज ने कहा कि भाई ये जो जुर्म है ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है और ये खातून हो मर्द हो ये दोनों के लिए जुर्म है। ये मैं लीगल आर्गूमेंट कर रहा हूँ, आप अपना एक इमोशनल पर्सनल कमेंट करिए, मैं उस पर नहीं बात। सर इट्स नॉट अबाउट इमोशनल, जैसे राना साहब ने कहा ना कि हम एग्जांपल क्या सेट कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को आज ऑनर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि आया वो इद्दत थी, वो निकाह था, वो क्या था। और राना एक साहब बात है ना, देखो बात ये है कि जब आप किसी भी मुल्क की सियासत में आप आ जाते हैं ना, तो सियासत ही उस समाज की सकाफत बताती है, उस वहाँ का माइंडसेट बताती है, वहाँ के लोगों का करैक्टर बताती है। हमने सियासत तो अल्टीमेट हर चीज़ का मजबूआ बन जाती है, क्योंकि सियासत का मतलब है वो लोग जो किसी भी माशरे की किसी भी रियासत की डायरेक्शन बनाते हैं, उनका विजन क्या है, वो किस किस्म के लोग हैं, उनमें माफ़ी कितनी है, उनमें कलेक्टिविटी कितनी है। तो मैं तो रियासत को सुप्रीम चीज़ समझता हूँ और सबसे पाकीज़ा चीज़ समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा जितना पोल्यूटेड माइंड है ना, वो हमारी सारी सियासत से ऊपर से नीचे आ रहा है। राना साहब, अनफॉर्चुनेटली आज एक्स अकाउंट पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, एक फीमेल जर्नलिस्ट ने बड़ी खुशी के साथ एक मैसेज शेयर किया हुआ था कि इमरान खान मतलब अब ख़त्म शुद है, सज़ा बरकरार रहेगी, ये सेलिब्रेट करने का मुकाम है। अच्छा देखिए ना, मुझे तो अब मुझे नहीं पता वो खातून जर्नलिस्ट कौन है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो उनका नाम भी लूँ, लेकिन जब इखलाकी गिरावट इस सतह पे चली जाए ना कि एक औरत की बेहुरमती पे खुशी का इजहार करे, ठीक है ना, तो मुझे इस पे सिवाय इन्ना लिल्लाह कहने के कुछ नहीं मैं और कह सकता। दूसरी चीज़ ये है कि आपने हुआ क्या है इमरान खान के साथ, आप ना उस पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर सके, ना आप उस पर 190 मिलियन का केस साबित कर सके, ना साइफर साबित कर सके, ना आप उस पर कुछ और साबित कर सके, ठीक है ना, भी साबित ना कर कुछ नहीं कर सके ना साबित। आपके पास फिर एक ही था कि आप इखलाकी ग्राउंड के ऊपर तो आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इससे इमरान खान के किरदार पे अवाम में वो पैदा होगी, उससे और मोहब्बत पैदा होगी जी। आप मेरी बात लिख लीजिएगा, ये मजहबी हल्के चाहे खामोश रहें लेकिन कभी ना कभी ये बोलेंगे इसके ऊपर कि हमने शरीयत के साथ क्या कवानीन के साथ क्या खिलवाड़ किया। ये कभी ना कभी बात खुलेगी और ये बड़ा शर्मनाक, ये आज के दौर जो है ना, ये मैं किसी जज्बातियत से नहीं कह रहा, मैं आपको बहुत ठंडे मिजाज से ये बात कह रहा हूँ कि ये दौर किसी वक्त में एक शर्मनाक दौर के तौर पर डिस्कस होगा, ठीक है। और ये नून लीग के औरत कार्ड खेलना कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी को मैं जो क्रेडिट देता हूँ उसकी बहुत सारी चीज़ों में एक ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी लाइफ में औरत की हुर्मत के हवाले से सियासत नहीं की, बिल्कुल ठीक है। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हो जाए, जो इन लोगों ने उन्हें कहा, बिल्कुल ठीक है, नुसरत भुट्टो साहिबा, तस्वीर जिस तरह आपने फेंकी, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो जुमले राना तनवीर ने पार्लियामेंट में कहे, ठीक है, आपने तो औरतों की हुर्मत का मजाक उड़ाया है। और अगर इस माइंड सेट में कोई औरत इस मजाक का हिस्सा बन के ट्वीट कर रही है तो वो ठीक है भाई, अगर मैं भी अब हर बंदे की अपनी एक रोजी रोटी लगी होती है, तो मैं उस पर नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं सिंपल आपसे ये बात कर रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह ने परसों एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि अगर इनके साथ जेलों में कुछ हो रहा है तो उसमें हमारा अमल दखल नहीं है। तो फिर किसका है? ये उनसे पूछना चाहिए कि किसका है। अगर उनका मुल्क की जेल में ये लोग हैं, किसी और मुल्क की जेल में है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ग्वांतानामो बे में है। नहीं सीरियसली, हाँ, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके साथ मलिक साहब नहीं, मलिक साहब सुने, उन्होंने जो जुमला कहा है, मैं दोबारा कहता हूँ क्योंकि आप एकदम हैरान हुए हो ना, डियाला पाकिस्तान में ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो जेलों में जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, अच्छा, अब इनके साथ से मुराद है सनम जावेद फला फला फला, तो वो कहते हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम जानते भी नहीं। अजीब चक्कर है। अफरीदी जो साबिक वजीर दाखिला था पीटीए का, वो कहता है हमने राना से जो किया हमारा अमल दखल नहीं था। अच्छा नहीं, उसमें तो खैर देखे ना, बराबर का नहीं सुन लेना, इतना तो सुन तो लेना, बराबर का। उसमें तो एक मतलब हाजिर सर्विस अफसर ने भी आके ऑन स्क्रीन कहा था कि मैं
क्या कहता हूँ कि ऐसा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है ना, है अफरीदी साहब साथ बैठे थे, तो वो हाजिर सर्विस। अब अफरीदी तो पकड़ा जा सकता है ना, ठीक हो गया। बाकी तो नहीं। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक तो इद्दत का मामला है, दूसरी तरफ है मखसूस नशिस्तें हैं जनाब। मखसूस नशिस्तों का क्या फैसला होगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उस दिन साहिबजादा साहब की गुफ्तगू भी हमने सुन ली। ताहिर मलिक साहब, ये तमाम तर सिचुएशन यहाँ पर उनको मिल रही है, रिलीफ नज़र आ रहा है? नहीं, इसमें रिलीफ से मुझे लगता है कि मसला गंभीर होता जा रहा है। अगर देखें, पहले जो हम लोगों ने तो इन्फॉर्मेशन जो मिलनी है उसी पे एनालिसिस करना है ना। तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन ये मिली कि मुझे अच्छी तरह याद है, हम सारे इस प्रोग्राम में थे, चीफ जस्टिस साहब ने को 5-6 दफ़ा कहा कि यार आपने पीटीआई क्यों छोड़ी, आपने सियासी खुदकशी कर ली, आपने पार्टी क्यों छोड़ी। अब कहीं ना कहीं जाके एक जो मुट्ठी खुली है ना, उसमें एक दो चीज़ें आ गई हैं कि भाई आज़ाद तो करार दिए आपके इलेक्शन कमीशन ने। अगर आप कह रही हैं कि मेरा नाम फ़ायज़ा है, फ़ायज़ा, मैं डंडा सोटे से शनाख्ती कार्ड आपका बना के शाहिदा कर देता हूँ, तो फिर जिम्मेदार आपका गुनाह होगा कि मेरा गुनाह होगा? आपका होगा। ये मसला है पहला, सबसे बड़ा मसला। पहले जो बेस बनाई गई थी, 2 बेसिस बनी थी। एक तो जनाब वाजी वाह कौंसिल, जो सुन्नी कौंसिल है, उसका जो चेयरमैन है रजा, मैंने भी यही कहा कि साहबजादा तो खुद उस पार्टी से लड़े। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इलेक्शन कमीशन से, हम वही कोड करेंगे ना। मैं इलेक्शन कमीशन अब जाके वहाँ जब मुट्ठी खुली है तो वहाँ पता चला, वो कहता कि मैंने कागजात अपनी पार्टी से जमा कराए थे। अब 2 इसमें बड़े मज़ेदार एस्पेक्ट आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को नया जो मसला पड़ गया ना, वो ये तो मसला पड़ गया कि यार ये तो एक लिहाज से इनोसेंट है, ये अपनी मर्जी तक नहीं ना आज़ाद हुए। तो जब अगर ये अपनी मर्जी से आज़ाद नहीं हुए तो ये तहरीक इंसाफ के रह गए। मगर क्योंकि पाकिस्तान आइन और कानून के साथ चलता है और इसमें 1973 का नहीं, और कॉमेडी ख़त्म नहीं हुई, नहीं, अब एक नई कॉमेडी आ गई है। नई कॉमेडी ये आ गई है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ का था, ठीक हो गया, मुझे बदोबदी राना सुना, अपना राणे ने ना बदोबदी आज़ाद करार दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो तहरीक इंसाफ का था। वो अगर वो मान लेना, अब मैं आपको नई कहानी सुनाता, फिर मेरे पे 63A लग जाता है। पूछे किस तरह? फिर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ से था, मैंने स्टेटमेंट दे दी, मुझे बदोबदी आपने आज़ाद कराया, तो फिर आप सुन्नी कौंसिल एक नई जमात में क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि 63A जो पाकिस्तान का आर्टिकल है, वो ये कहता है कि आप जिस पार्टी से वोट लिया है, ये उस पार्टी की आप नुमाइंदा हैं, आपका मैंडेट जो है ना वो आपका नहीं है, आप आज़ाद नहीं है। तो फिर वो कहते हैं यार अगर आप वाकई आपके साथ ज्यादती की है तो फिर आप स्टैंड लेते कि हम आज़ाद नहीं है, हम पीटीआई हैं। अब आप चले गए हैं सुन्नी कौंसिल में, तो अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि हम पीटीआई के हैं। मजे की बात है, जो कमल साहबा ने केस कर रही थी ना कि मेरी मखसूस नशिस्त का, तो वो खुद उस वक्त जब जज साहब से पूछा कि आप कौन है, उनके मैं तहरीक इंसाफ की वुमेन की हेड हूँ। तो उन्होंने कहा सीट आप मांग रही हैं कौंसिल से, तो आप तो एक नया मुरब्बा बन गया, एक नया किलकिल हो गई है उसमें। अब ये थ्रेट भी किसी एक तरफ से आ गई है कि जनाब अगर ये साबित हो गया कि आप तहरीक इंसाफ के थे, तो अगर आप कौंसिल में गए तो फिर आप डी सीट होते हैं। राना साहब, ये क्या चल रहा है? कल शहबाज शरीफ को हमने डिस्कस किया कि वो कल कह रहे हैं कि जी 76 साल तारीख को बदलना है, आइए मिलकर बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। फिर उन्होंने पूरी एक रुदात बताई, जेल की तकलीफ़ और वो सब कुछ, कल हमने उस पर बात भी की। आज ये बेचारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जैसे राना साहब बता रहे हैं, मलिक साहब बता रहे हैं, सॉरी, कि कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, तो ये टेक्निकल चीज़ें जा किस तरफ रही हैं? नहीं, वो जो उन्होंने कहा था कि हमने क्या कहा था कि हमने क्या करना है, 76 साल तारीख को बदलना है, वो आज बदल दिया ना। 76 साल तारीख में किसी सियासतदान के किरदार के ऊपर उंगली रख के इस तरह नहीं हुआ जो आज हो गया, यानी इस केस में तो उन्होंने तारीख तो बदल दी, ठीक है ना। अब आ जाइए जो मलिक साहब क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं ना कि जी वो आप नहीं पीटीआई में थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं हम पता नहीं आज़ाद थे, उन्होंने कहा जी हम आज़ाद थे, उन्होंने कहा हाँ जी हम आज़ाद थे, नहीं तो आप तो सुन्नी कौंसिल के, उन्होंने कहा जी हम सुन्नी कौंसिल, तो फिर आपने तहरीक इंसाफ नजरियाती में क्यों कराए? उन्होंने कहा जी उधर कराए थे, नहीं फिर आपने सुन्नी को, आप मतलब मुझे हैरानगी हो रही है अपने ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर कि किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। ये सारा कुछ आपे ही पाना है, कुंडियां थे आपे ही खींचना है डोर, आपने खुद ही एक गंद फैलाया, उसके अंदर उन बेचारों को फंसा के अब आप मजे लेते हैं। ये बिल्कुल पता है कैसे कि वो नादरा के पास एक औरत गई अपना कार्ड लेके, बंदे को साथ लेके, उन्होंने कहा जी देखें आपने मुझे लिख दिया बेवा, मेरा तो शौहर ये खड़ा है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, उसने ऐसे निकाल के पिस्तौल ठा करके गोली मारी, बंदा मर गया, कहता बेवा होगी, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है आपके साथ, एग्जैक्टली आपको उन्होंने हर हाल में इसी तरह करना था। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे हीरो काजी साहब जो हैं जी,
जिनकी बचपन तो मैं क्या बहुत प्यार है, बहुत कहते प्यार हैं है। ख्वाब में आते हैं ख्वाब आदमी में को, आते बड़ा हैं। मुतासर है उनसे। हाँ, और मैं फुरते जज्बात में हड़बड़ा के उठ जाता हूँ। तो काजी साहब का रोल देखें कि कल वो जो वकील साहब जिन्होंने आर्गूमेंट किया, उन्होंने को थोड़ी सी बदतमीजी की जजेस से, तो और उस पर जजेस साहब ने रिमार्क्स भी दिए और अपने गुस्से का इजहार किया। तो आखिर में जब वो अपने वाइंड अप कर रहा था तो उसने कहा कि आई एम सॉरी, शायद मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी बदतमीजी की है। अभी कोई जज कुछ कहता तो काजी साहब ने कहा नहीं आपने कोई ऐसी बात नहीं की। आज भी यही हुआ जी। आज जब वो वकील अपने सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो आखिर में जब वो वाइंड अप कर रहा था तो उसने कहा कि शायद मैं आप लोगों को मुतमईन नहीं कर पाया। वो खुद मान गया कि मैं मुतमईन नहीं कर सका। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं आपने बहुत अच्छा केस लड़ा है। मुझे लगता है काजी साहब को उस तरफ आके ना खुद ही केस लड़ लेना चाहिए, ठीक है ना, बजाय इसके कि इतना वक्त जाया हो। काजी साहब का बस नहीं चल रहा। मैं जब 8वीं में था ना, तो मेरे जो क्या कहते थे क्लास में मॉनिटर होता था हाँ जी, ना, मॉनिटर। वो बड़ा तगड़ा था। तो वो जनाब मॉनिटर उसे बना देते थे। कोई बोलता था जाके ठा, कोई बोलता था ठा। वो एक बच्चा बेचारा खामोशी से बैठा था, उसे भी मार दिया। उसने कहा मैं तो शोर भी नहीं किया। कहता तू शोर नहीं करेगा तो चपेट भी नहीं मार सकते। तो मतलब काजी साहब जो हैं वो बैठे हुए, वो जजिस से भी लड़ रहे हैं, वकुला से भी लड़ रहे हैं। तो भाई तुम फैसले सुना दो ना यार। वैसे ही हम एक शर्मनाक दौर से गुजर रहे हैं, तो आप भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बड़े दिनों से डाल रहे हैं आप हिस्सा। एक मासूमाना सवाल है आपसे। वो अक्सर औकात कहते हैं ना कि जब मुरीदेन को अपने पीरों से मिलना होता है तो वो मुराकबा करते हैं। तो आप एक मुराकबा कर लेना, कुछ सवालात पूछ लीजिए। आप तो उनकी फैन ख्वाब फॉलोइंग में भी आते हैं। हाँ जी, ख्वाब में भी ख्वाब आते में हैं। भी मुराकबा आते क्यों नहीं हैं। करते? देखें बात पता है क्या है, तुम्हें ये मॉनिटर की तौहीन क्यों किया तुम? मतलब उसकी वो मतलब ख्वाब आ रहे हैं काजी साहब के जाते हैं मॉनिटर पे चढ़ाई कर ली। तो बेचारे को अगर मार के मॉनिटर मासूम होते हैं। नहीं, मॉनिटर मैं भी स्कूल उर्दू मीडियम में पढ़ा हूं। इसका कद लंबा, ये मॉनिटर ही होगा। तो अगर मॉनिटर का दिल किया किसी को मारने को, तो यार कोई नहीं, मैं 10 साल पढ़ा हूं उर्दू मीडियम। लेकिन मलिक साहब जो ये बात कहनी है कि मुराकबा करके सवाल, असल पाकिस्तान का अलमिया तो यही है कि 24 करोड़ लोगों के सवाल को कोई सुनने को तैयार नहीं। एग्जैक्टली। इस मुल्क के अंदर सियासतदान अरबोपति, जनरल्स रिटायर्ड अरबोपति, जजेस अरबोपति, मीडिया मालकान अरबोपति, जिनके ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं उससे वो गरीब है। और चायदीपति, ठीक है। मैं और आप 1 लाख रुपए अगर फर्ज करें कमाते हैं, 35,000 हमने वहां दे दिए, और फिर बिजली के बिल के जो हम पे मैं एक आपसे छोटा सा सवाल, एक मतलब साहब आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा यूनिट कौन सा है? दुनिया का सबसे, आप हैरान हो जाएंगे, 5,000 रुपए पर यूनिट है वो। 2,000 यूनिट के बाद जैसे 201 होता है ना, तो वो 3,000 से 8,000 पे चला जाता है। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है कि एक यूनिट आप फालतू इस्तेमाल करें तो 5,000 रुपए पड़ जाते हैं आपको, और ये पाकिस्तान है। ठीक हो गया। चलिए जी, यहाँ लेते हैं ब्रेक। और फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने कि उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करना है। तो अगर वो चैलेंज करते हैं तो मजीद इसमें क्या पेशरफ रहती है, ये वक्त बताएगा। इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे मजीद इश्यूज़ को। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं। अमरीकी कांग्रेस में कल एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें नॉन बाइंडिंग करारदाद थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और वहाँ पे होने वाले इलेक्शन जो हैं उनके खिलाफ एक करारदाद को मंजूर किया गया था। आज उसके जवाब में इसहाक डार साहब ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि हमने करारदाद तैयार कर ली है और अमरीकी कांग्रेस की ये करारदाद जो है ये बिला जवाज़ है। हमारा मुसवदा तैयार हो चुका हुआ है और बहुत जल्द हम इसका जवाब देंगे और दफ्तर खारजा की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है। मजीद उनका ये भी कहना था कि हमारे दीगर ममालिक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान अभी तन्हाई का शिकार नहीं हुआ है। ताहिर मलिक साहब, अगर हम बात करते हैं नॉन बाइंडिंग के हवाले से कि नॉन बाइंडिंग करारदाद जिससे कल हमने डिस्कस किया था, आज इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये बिला जवाज़ एक करारदाद पेश की गई अमरीकी कांग्रेस में, जबकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंतहाई शफाफ है और हम इसका जवाब करारदाद का अच्छे तरीके से देंगे। फायदा देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ना उसके पीछे आपको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि दुनिया क्यों बदल रही है। एकदम हमारी मोहब्बतें भी बड़ी हो जाती हैं, एकदम नफरतें भी हो जाती हैं। मैं आपको जो लेटेस्ट दुनिया में चेंज हो रही है ना उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। 50 साल का एक मुआहदा हुआ था सऊदी अरब अमेरिका का कि तेल, जो अमेरिका की डोमिनेशन असल क्या है, जिसको जो टैका क्या है, ताकत क्या थी पूरी दुनिया में जो किसी के पास नहीं थी, वो थी कि डॉलर में दुनिया में ट्रेड होगा। लिहाजा दुनिया के 200 के करीब जो ममालिक है, हर बंदे का मसला बन गया कि डॉलर से आपने अच्छा सऊदी अरब से मैंने लेना है तेल, मेरा नाम पाकिस्तान है तो मैंने डॉलर में खरीदना है,
पॉइंट समझ गए? पहले स्ट्रेंथ समझिए अमेरिका की असल स्ट्रेंथ ये थी कि उन्होंने ऐसा अपना दुनिया में दबदबा रखा कि भाई आप हर दुनिया में लेन देन हो गया इंटरनेशनल डॉलर। Exactly. अब इस वक्त इसको बड़ा मुख्तसर मैं करने लगा हूँ। सऊदी अरब का ये 50 साल मुआहदा निकल रहा है, इस वक्त 40 के करीब 35-40 के करीब ममालिक है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में डील हाँ जी, करेंगे। डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। असल जो कहानी ये है कि इसहाक को बचा नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी कह ले, हमारी जितनी मर्जी तनकीदें हम करते हैं, मुल्क तो हमारा ही है। कहीं ना कहीं हमें भी समझ आ रही है कि दुनिया किधर जा रही है। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, ये है अमेरिका। अब रूस का जो ब्रिक्स का उनका एक ब्लॉक है, उन्होंने पाकिस्तान को दावत दे दी है कि जनाब आप आ जाएं। अब हम क्या करते हैं, वो राना से आपने सवाल पूछना है, मैं आपको एक्सटर्नल एक विजन देने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान हमारे साथ आ जाएं। चाइना ने आपको दोबारा एक किस्म की मुट्ठी खोल दी। उन्होंने कहा जी अपना टेररिज्म ठीक करो, हम अपना CPEC भी दोबारा शुरू करते हैं। 25 से 30 बिलियन डॉलर आपके चाइना ने दे दिए हैं और 40 बिलियन डॉलर फर्दर आ सकते हैं। ये दूसरी बात होगी। सऊदी अरब और ईरान की जो हमारा बहुत बड़ा एक इशू था प्रॉक्सी का, वो हमारा कोई उसमें कमाल नहीं है। थैंक्स टू चाइना, उसने सऊदी अरब और ईरान को बिठा के उन्होंने कहा भाई तुझी लड़ाई करो बंद, तो उसका हम बहुत में विक्टिम बने थे। ये भी पाकिस्तान के लिए प्लस हो गया ना। तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। अगर थोड़ी सी अवाम में सैनिटी हो, और इसका सबसे बड़ा सबूत है आपके जो सदर इस दुनिया से गए हैं ईरान के, उनका शायद लास्ट ट्रिप जाता वो पाकिस्तान के था। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए, जो मोदी का दबदबा था ना वो 400 प्लस वाला, कि मैं दोबारा आ रहा हूँ, तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ और 400 प्लस के साथ आ रहा हूँ, उसको भी एक डैमेज हुआ है। तो इंडिया ने भी एक रिएक्शन दिखाया कि यार इतना एक्सट्रीमिज़म, इतनी बढ़ चढ़ के ये जो कमाल था वो भी वही एक किस्म का पाकिस्तान को एक रिलीफ मिला है कि आपके जो सामने। तो मैं समझता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। अब हम ये क्वेश्चन आप राना से करें कि क्या हमारे पास इतनी अकल है, क्या हमारी हुकूमत में वो सलाहियत है कि हम जितनी ये चीज़ों की मैंने निशानदेही की है। मैं फिर एक समरी आपको दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में अमेरिका इज़ ऑन दी डिक्लाइन, इसीलिए ये इस तरह की बातें आपने कर दी हैं। राना साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1976 के 67 के अंदर एक मुहिम स्टार्ट हुई थी डी-डॉलराइजेशन की, और तब वो कामयाब नहीं हो सकी थी। जैसे मलिक साहब हाईलाइट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम डी-डॉलराइजेशन जिस ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान इस चीज़ को उस तरीके से कैच कर सकेगा या उसे कैश करना चाहिए? देखिए, डॉलर का तो हमारा प्रॉब्लम तब हो जब हमारे पास डॉलर हो, ठीक है ना। हम तो मांगे तांगे के डॉलर रखे हुए, ट्रेड तो हम तब करें जब हमारे पल्ले कुछ हो। तो हम कहें जी हम तो डॉलर को नहीं करते, लिफ्ट कराते। भाई हम तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। यस, ठीक है, हमारी क्या का चे पीदी शोरबा, क्या हम कहें जी हम ये जो रूस ब्रेक्स में कह रहे हैं ना, ये बहुत पहले भी जब अमेरिका और रूस की सर्द जंग चलती थी तब भी दो ग्रुप वो थे। तो रूस का मेरा ख्याल सेंटो था, कुछ सेंटो ही नाम था शायद, नहीं वो अमेरिका था, सीटो सेंटो। तो रूस ने हमें तब भी दावा दी थी। उनका वारसा पैक्ट था, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था ना, उनका वारसा पैक्ट, तो तब भी दावा दी थी। तो हम कौन से चले गए थे? जब पाकिस्तान बना था तो रूस ने भी दावत दी थी, अमेरिका ने भी दावत दी थी, हम अमेरिका चले गए थे जी। तो हम विंडो शॉपिंग कर सकते हैं बहादुरी की जी, ठीक है ना, कि हम बड़े बहादुर हैं। वो मैं 10,000 दफ़ा सुना चुका हूँ वो लतीफ़ा, कि वो संता टोपी पहनी हुई, बड़े मोटे बूट पहने हुए, और मलिक साहब गन उसने लटकाई हुई, अच्छा। और यूं चल रहा। तो किसी ने कहा क्या सरदार जी बड़ी पिस्तौल फड़ी है, कहता शिकार करन चले शेरदा को मजाक है। तो कहते जा क्यों नहीं रहे, कहते यार अगे कुत्ता बैठा है डर लगता, ठीक है ना। और भाई शेरों के शिकार करने वाले फिर किसी और तरह के लोग होते हैं, ठीक है। मैं कहना नहीं चाहता आदि कोड़ के लिए शतीरन जफे, ठीक है ना। आप अमेरिका को चैलेंज करेंगे, माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बल्कि कमाल ही कर दिया डार साहब आपने। और वो आज आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, जो जिन जगहों पे आपने छुपाए में पैसे और जिस तरीके से लेके जाएं, वो आज एक्सपोज कर दे ना। एक और वो ले आए लीक, कौन सी लीक पहले आई थी, ठीक है ना, हाँ, तो वो आज आपका सब वो आपको तिया पांचा कर दे। आप अमेरिका का मुकाबला करोगे जी, और भाई जिन्होंने अमेरिका के मुकाबले करने होते हैं ना, ठीक है, वो फांसी चढ़ जाते हैं, शीशे के जेलों में बंद हो जाते हैं, ठीक है। उनके जाति किरदार को लेके उनके ऊपर जनाबे सजाएं दी जाती हैं, 200-250 मुकदमात बनाए जाते हैं,
ठीक है ना। और दुनिया को पता होता है कि ये सारे ड्रामे झूठे मुकदमे और उन पे मुकदमे बनाए जाते हैं, फिर कहते हैं देखे कैसा हसीन जलील कीता, ठीक है। और भाई अमेरिका से जिसने पंगे लेने होते वो फिर किसी और तरह के लोग होते हैं, आप जैसे नहीं होते। आप तो गर्म जगह पे पैर नहीं रख सकते। आप वो चे गवीरा देख लो कि हम अमेरिका को जवाब देंगे, यही सिचुएशन, ठीक है ना। आपकी क्या, और आई एम सॉरी, मैं अब उन्होंने कहा कि जी हमने जितना हमने अब वो सवाल में चले बाद में मलिक की तरफ से हमको सब 2 जुमले मलिक के कह के ना कि ईरानी सदर का हमने इस्तकबाल किया, ठीक है, बड़ी बहादुरी थी। वो बेचारे कहते थे शहीद क्या मैंने खिताब करना है, खिताब नहीं करने दिया। जब वो आए तो हमने कोई बड़ा बंदा उन्हें रिसीव करने नहीं गया, एडे बहादुर है गया सी, ठीक है ना, एडे बहादुर है गया कि वो जब आए तो कोई वजीर आजम कोई नहीं उन्हें रिसीव करने गया। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं आवाम से खिताब करूं, खिताब नहीं करने दिया गया, ठीक है। ये अड्डे बड़े बहादुर। और मोदी का दबदबा सुन लें, आखिरी बात इसकी कह रहा हूं, मुझे शदीद नफरत है मोदी से, और वो ये उसकी क्रेडिबिलिटी है कि अगर एक पाकिस्तानी उससे नफरत करता है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी है। मोदी का दबदबा खत्म हो जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, सारा कुछ भी मुक जाए, वो अपनी कौम को तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बना के चला गया, तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और वो जहां पे इंडिया खड़ा हो गया जाके, अब हमें कई 50, 60, 70 साल चाहिए अगर हमने जमहूरी सफर को जारी रखा तो। तो मोदी तो अपनी कौम के लिए कर गया जो भी करना था, और उनकी जमहूरियत देख लें अभी इलेक्शन कि वो अगर वो हारा भी, ये हम इस पे बढ़ के मार रहे हैं। हाँ। देखो साड़ी खुशियां चेक करो तुसी, होए होए मोदी को 400 सीटें नहीं मिली, ओ भाई 300 सीटें मिल गई, वजीर आजम है वो। सही कह रहे हैं आप। और तो भेज देते राजा सिकंदर साहब को उधर, तो वहाँ पे भी फॉर्म से ऐसे करके काम नहीं हो जाता। तुम्हारा मतलब 800 करा दे, वाह वाह बड़े सियाने हैं। राय साहब को भेज दे अभी, 800 हो जाए। ताहिर मलिक साहब, हाँ जी, ये हमने आज अमेरिका को ललकारा है, मतलब मैंने नहीं ललकारा, ये इसाक डार साहब ने आज उनके मकोल जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हम किसी प्रेशर में नहीं है, हम तन्हाई का शिकार भी नहीं है, और जो राना साहब कह रहे हैं अगर एक नई लीक सामने आ गई तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे। फायजा, मैंने कल भी आपको बताया था, ये नॉन बाइंडिंग रंगबाजी होती है इंटरनेशनल लेवल पे ना। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन ने कुछ कर, मज़ा तो तब था ना कल करारदाद पेश करते साथ एक लॉ बनाते कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, अगर ये चीज़ें चेंज नहीं होगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपकी फलानी एड्स नहीं देंगे, फलानी जो अभी भी अमेरिकन सारे प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो गुफ्तगू की होती है, मतलब वर्बली होती है, जैसे सारी दुनिया ने कहा। जब कल भी मैंने बात की है कि जो इतना इंसान में चोर है, मेरी ये पर्सनल है, आप उससे डिसएग्री करते, सारी दुनिया ने कंडेम किया है गजा को। बड़े बड़े गोरे फलाना जो मुल्कों के नाम भी नहीं में आते, उस वज़ीर आज़म भी क्या हम कंडेम करते हैं, मगर फ़लस्तीनियों के लिए कोई सुख नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक डंडी मार गया, हाँ, जितनी जुर्रत के साथ इसाक डार साहब ने कहा कि हमने आवाज उठाई है ना, किसी नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। मैं तो जिस तरह सेनेटर जमात इस्लामी को पकड़ा था ना, जिस गजा वो कर रहे थे, मेरा मुंह ना खिलाओ, तो वो मुझे पता है। अब आपको बोलना पड़ेगा। नहीं मैं आपको लबकुशाई करनी यार पड़ेगी। ये सिर्फ एक नहीं फायदा कंजप्शन है, इसे आगे नहीं बढ़ने देना। नहीं लबकुशाई करनी पड़ेगी, आपको बता रहा हूं सर, आज गजा पे बात हो रही है, आप गल करना क्या किया पास ने गजा के, वो कह रहे हैं हमने जितनी जुर्रत से आवाज उठाई है, किसी की आप बताओ, उससे क्यों पूछ रहे हो, आप बताओ। मैं बता देता हूँ। सुनो, इस पाकिस्तान में गजा के अगर आपने फलस्तीनियों के लिए एहतजाज करना है, आप किसी ज़रा हुकूमत से जाके जरा इजाजत लेके दिखा दो, भाई इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता, जा करके दिखा। कल कह जाके से इतना ने एहतजाज करना है, मुझे परमिशन बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, वैसे बातें कर दो। ये सारी कंजम्पशन होती है, असेंबली में स्टेटमेंट बनानी होती है। मैं 1000 दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, इसमें सारी पार्टी शामिल है। इसमें हाँ भी यही करता था इमरान, उसकी जमात, ये बन गए टिक्कर के आशिक। इनको जर्नलिस्टों ने ना खराब कर दिया, इनको समझ आ गई है कि ये बात से टिक्कर बनता है, इस बात से वो लाल रंगत है, शाह ब्रेकिंग न्यूज़। ये दुनिया इस तरह नहीं चलती। दुनिया में आपकी रियलिटी जो है ना, वो आगे मैं थोड़ा सा जाके आपको छोड़ूंगा। जब आप, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपका खजाना बोलता है, आपकी मैन पावर बोलती है, आपके नौजवान बोलते हैं, मतलब आपका नौजवान तो भाग रहा है। मतलब जो करेक्टर है, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सारी कंजम्पशन थी, ये आपकी असेंबली में होता है, ये टिक्कर बनाने की सियासत में समझते हैं, इसमें रियलिटी कोई नहीं है जनाब किबला। बाकी अगर चैलेंज करना है तो कल जरूर मासूमाना सवाल पूछने दें जनाब, मुझे मासूमाना सवाल पूछने दें। बड़ी जुर्रत के साथ हमने पूरी दुनिया को बताया है कि इस वक्त इसराइल जुल्म कर रहा है। जैसी आवाज़ हमने उठाई
कोई और नहीं उठा सका, तो ये जो स्टैंड हमने लिया है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, ये स्टैंड कहीं नज़र आ रहा है आपको? नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जो आवाज़ हमने उठाई कोई और नहीं उठा सकता। बाकियों ने वाकई हमसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ उठाई, तो कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठा सकता। और जो मलक कह रहा है सर पे उठाई, ठीक है ना, हाँ वो जो कह रहा है मलक, अब मुझे ना कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने 2-3 महीने पहले फ़लस्तीनी सफ़ीर जो हैं हमें खाने पे बुलाया उन्होंने ना वहाँ बड़े तकलीफ़ में मलिक साहब एक बात की। उन्होंने कहा यार हमें पाकिस्तान से गिला है, पाकिस्तान हमारी हिमायत में बयान नहीं देता, तो ये भी ना कहता कि क्या कहते हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर जनाब वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो कहा था कि इसराइल तो कायदे आज़म को माफ़ नहीं किया था। उन्होंने कहा था जी वो जो शेर है और ये एम ही है। तो आपने जो ये कहा कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं और इस फ़लस्तीनी रियासत, तो आप कम अज़ कम यार हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारे काज को भी नुकसान ना पहुँचाओ। ये फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा था मुझे, मैंने अपने कानों से, मेरे सामने ऐसे बैठ के मैंने सुना ये बात सारी, ठीक है। और ये जो मलक कह रहा है ओ भाई, यहाँ पे अभी हम तीनों निकल के एक छोटी सी रैली निकालते हैं। मेरी गाड़ी कल शो में दुपट्टा पहन के आना फ़लस्तीन, ठीक है ना। तो मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ देखना है जनाब, लागू पता जाएगा कि हम कितनी फ़लस्तीन की आवाज़ उठाते हैं। आप दोनों चाहते हैं मैं शहीद हो जाऊं? अब यहाँ पे आ जाए, यहीं पे इसी जगह पे आ जाए जो वो हमारे इसाक डार साहब फरमा रहे हैं ना कि अमेरिका को हम यूँ कहेंगे और यूँ कहेंगे। हम अमेरिका से नहीं डरते, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर उनसे कहा कि ये ईरानी गैस पाइपलाइन जो है ये क्यों नहीं हम कर पा रहे, कहते वो अमेरिका नाराज़ हो रहे हैं। ओ भाई, आप तो अमेरिका की आंखों में आके डाल के बात करने जा रहे हैं, तो आप अमेरिका नाराज़ हो रहे हैं। आपसे कहीं अच्छा तो अफगानिस्तान है जिसने अमेरिका को शिट कॉल दे दी कि भाई हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। बिल्कुल इंडिया कर रहा है ना ईरान से ट्रेड सारी, क्या बिगाड़ लिया इंडिया का अमेरिका ने? कुछ नहीं। हम ही है डरने के लिए रह गए कि जनाब वो अमेरिका नाराज हो जाएगा और वो जनाब यूं हो जाएगा, तो फिर भुगते। फिर आप ये मत कहें यार कि हम अमेरिका की आंखों में आकर डाल के बात कर सकते। हाँ कर सकते हैं, कैसे? अगर अमेरिका की तस्वीर हो ना जो बोल ना रहा हो और उसकी आंखों में आके डाल के बात कर सकते हैं हम। अदरवाइज हम अमेरिका के से बात करेंगे यार, वो हम दुनिया के 5 बड़े मुमालिक जो अमेरिका से इमदाद लेते हैं ना उसमें हम शामिल हैं, ठीक है। आज वो ग्रे लिस्ट का शोशा छोड़ दे, असी कितने जाएंगे। आज वो IMF को कह दे कि जरा लमका दो, तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो वो है ना खारजा पॉलिसी, उसमें जज्बातियत को एक साइड पे रख के और ये ड्रामेबाजियों को एक साइड पे रख के हमें रैशनल होकर सोचना चाहिए कि हम चीन और अमेरिका में फंसे हुए 2 मुमालिक में, मैं कल भी कह रहा था, जो हमें ईजी लोड कराता है हम उसके साथ हो जाते हैं। अब हमें इजी लोड से निकल जाना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले मैं जवाब आपसे लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा हम कश्मीर पर और गज़ा पर आलमी फोरम्स पे मज़ीद आवाज़ उठाएंगे। नहीं, वो बहुत अच्छा करेंगे, उसका बड़ा फ़ायदा होगा, जहाज़ों में वीज़े मिलेंगे, कुछ लोग जाएंगे। मतलब मैं कल भी सुन रहा था, मेरा तुम तीनों में सबसे ज़्यादा मेरी उम्र है, ये इतनी दफ़ा मैंने सुनी है। और जो हमारी सियासी जमातों का जो कश्मीर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत पता क्या थी, वो कहते हैं यूरोप में ज़रूरत है जाके बताने की, हमें ये इशू वहाँ पे जाके उठाना है। मतलब की है कि साथ बहन भी चली जाएगी, भाई का वीज़ा भी लग जाएगा। एक जुमला ये लूँगा अगर आप मलिक भी लगवा लें, एक जुमला सुने। हाँ जी। पाकिस्तान के जो ये हम वो जाते ना वफद मुख्तलिफ ममालिक में तबलीग के लिए, तो ये जब एक जगह गए तो इन्होंने नमाज पढ़ने से पहले अपनी जूतियां उठा के जब अंदर रखी, तो उन्होंने कहा कि ये आप अंदर क्यों रख रहे हैं? तो उनका जी पाकिस्तान में बाहर रखे तो उठा के ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तबलीग पाकिस्तान में करे जाते। तो ये जो सारा ना, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कोई ऐसा भी राइट टू नो पाकिस्तानी सिटीजन का राइट है, मेरा राइट नहीं है। मेरा सिंपली एक दुरहास है आपके ज़रिए जो मैं चाह रहा हूँ हुक्मरानों को, मुझे सिर्फ ये बता दें 1947 से आज तक कितने वफूद पाकिस्तान से गए हैं, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, वो भी पाकिस्तान में। यहाँ से कितने लोग ये अवेयरनेस फैलाने गए हैं, कितनों ने कितने पैसे लगाए, कौन कौन से 5 स्टार में ठहरते हैं और वहाँ पे करते क्या, ये मुझे भी समझा दें। मैं खुद मतलब काफ़ी दुनिया में बाहर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो आपकी मुझे कोई जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट बात। तो ज़रा वो ही तो मुझे बता देना, मेरे पैसे पे कितने लोगों ने अमेरिका की सैरें की हैं, कितने यूरोप में गए हैं, कितने अपना मिडिल ईस्ट में। चलें नाराज नहीं हो ना, अब हम तीनों के वीज़े आएंगे। मैं ब्रेक में इसको ना कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाता हूँ ताकि इसे दुनिया समझ आए। मौलाना ऑलरेडी इस पर एंजॉय कर चुके हैं। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं हुकूमत की गरीब मुहिम के हवाले से, जहां पे बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है और जो यूनिट्स के रेट सामने आ रहे हैं, क्या एक आम बंदा इतना बर्डन बर्दाश्त कर सकेगा? सेकेंडली के इलेक्ट्रिक के हवाले से लाजमन बात करेंगे कि कराची में मज़ीद अमवात में इजाफा हो चुका हुआ है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा है, के इलेक्ट्रिक का बिहेवियर भी सबके सामने है। तो इस वक्त हुकूमत क्या अपने पास रिलीफ रखती है काम बंदे के लिए? राना साहब, कल भी हमने डिस्कस किया था कि कराची में तकरीबन 1400 के करीब जो लोग थे जिनकी डेथ हुई थी, आज उसमें मजीद तकरीबन 2000 को टच अब एग्जैक्टली अब 2000 तक वो पहुंच चुका हुआ है। ये के इलेक्ट्रिक का बिहेवियर, फिर उसके बाद यूनिट्स के साथ इतना बिजली का बिल, ये किस तरह से एक आम बंदा अदा करेगा? देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो 10,000 कमा रहा है ना, वो अपने बिल के अलावा उस बंदे का भी बिल दे रहा है जो करोड़पति है, जो पार्लियामेंटेरियन के नाम पे, किसी ब्यूरोक्रेट के नाम पे, किसी अफसर के नाम पे, किसी अदलिया के अफसर के नाम पे उसके सर पे बैठा हुआ है ना, ये उसके बिल भी यही उतार रहा है, बिजली का भी, गैस का भी, पानी का भी, टेलीफोन का भी। ये दुनिया की अनोखी मिसाल है जिसमें रियासत अवाम को नहीं पाल रही, अवाम रियासत को पाल रही है। मेरा एक दोस्त है, उसका इतना बिल आ गया, मैंने कहा तो बिजली कम इस्तेमाल करनी थी, कहता सिर्फ माचिस लब्बन दे बला ऑन करता था ताकि मैं मोमबत्ती जला सकूं। कहता भाई इतनी देर मैं ऑन करता था कि लाइट ऑन करके माचिस ढूंढ लूं, तो बिल इतना आ गया कि मैं ये नहीं दे सकता। आप एक ऐसी रियासत में, आई एम सॉरी ये पता नहीं लफ्ज़ ज़्यादा सख्त ना हो जाए, कि आप इस रियासत को फिजिबल रहने दें, और फिजिबिलिटी ये होती है कि जिसमें रहने वाले जो हैं वो रहने के काबिल रह सकें। आप बिजली की बात कर रहे हैं, मैं एकदम साय की बात कर रहा हूँ। गैस नहीं होती जब, तो हमने उससे पूछा जनाब आपकी गैस आ रही, कहते नहीं सन बिल आंदा गैस की। हाँ। और ऐसे ये बात गलत नहीं कह रहा, कह रहे कराची में लोगों ने इस बात पे शोर डाला कि भाई हमें बिल भेजे जा रहे हैं लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं। और के इलेक्ट्रिक जो है, के इलेक्ट्रिक तो एक मुसलसल कराची पे अजाब है। वैसे तो कोई लेस्को भी कोई साढ़े ते फुल नहीं सुट दी, लेस्को भी कोई हम पे कोई वो नहीं, को हमें हार नहीं पहनाती, लेकिन मैंने के इलेक्ट्रिक का जो जितना देखा है वो तो बड़ा खौफनाक है। और मैं ये कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई 1 जुलाई से बिजली की कीमतों के हवाले से कुछ चल रहा है, तो अगर ये कहीं बगावत का सना हम पे मामला बन जाए मुझ पे ये कहने पे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा हक है, हम इस पे एहतिजाज करें, जरूर करना, ठीक है ना। हाँ, आप छोड़ दें फिर तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम अफसर, तमाम क्या कहते हैं वापडा मुलाजमीन, तमाम ये भी यूनिट जो है ना वापस कर दें और फिर सबके ऊपर बराबर तकसीम कर दें। ये कौन सा तरीका हो गया कि जनाब अली जो ऊपर बैठे हुए हमारे अफसर हैं, बड़े हमारे खादिम आलान जो हैं, ठीक है, उनको बिजली मुफ्त है और झोंपड़ी में रहे। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मलिक साहब इधर देखे, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, हम मेरे जो घर में खातून आती हैं काम करने, ठीक है, वो पिछले 6 माह से या 7 माह से बगैर बिजली के घर रह रही है, वो नहीं दे सकती बिजली का बिल। इस हबस के अंदर, इस तकलीफ दे मौसम में, मलिक जरा सोचो यार, वो इस मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान के अंदर वो औरत पंखे के बगैर, पानी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार रही होगी। रियासत और ये आइन जो है, ये तहफुज सिर्फ मरियम साहिबा को देते हैं, ये तहफुज सिर्फ बिलावल साहब को देते हैं, ये वो लड़की वो इसका हिस्सा नहीं है, उसके बच्चे इस रियासत का हिस्सा नहीं है। आप रियासत को पता नहीं कहां ले गए यार, ड्रेन आप कर चुके। 17 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के, पता नहीं आप क्या चाह रहे, और ये चले गए ना लोग, तो ये तुम्हारी बादशाहियां खत्म हो जाएंगी। सही कह रहे हैं। लंदन में तो तुम ऐसे सड़क भागते हुए कर रहे होते हो, 2 पेंस भी वापस ले रहे होते हो, उससे ताड़ी बादशाहियां मुक जानी है सारियां। सही कह रहे हैं जनाब। ये अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी हुई है कि इतने महंगे यूनिट्स, और वो जो तकरीरों में कहा करते थे कि अशराफिया की सब्सिडी हम ख़त्म कर देंगे, हमारी हुकूमत बनने दें आप, हमें आने दें आप, वो कहाँ गई बातें? अगर अब जनाब ने बिलीव किया था कि ऐसे हो जाएगा, मेरे को ऐसी छाला मार दी कि मरियम साहिबा ने कहा है कि कभी ऐसा हुआ है कि रियासत में बाकी सच में तुमने बिलीव किया था कि ये फ्री हो जाएगी बिजली, इसलिए तो मासूमाना सवाल पूछती हूं। अच्छा, नहीं मासूम होना। अच्छा यार, ये जितनी मर्जी को रहने से मैं लड़ाई नहीं कर रहा, ये जो मर्जी कर ले, सबके जितने मर्जी बिल बराबर कर लो, सब कर लो,
आपको अल्लाह ताला ने जो अजाब इन्होंने हम पे डाल दिया ना हुक्मरानों ने IPPs का, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करने लगा। मैं इसकी बात से नहीं लड़ नहीं रहा, इससे मैं कुछ और तरफ बात कर। लगा दो सारे MNAs को बिजली पे लगा दो, सब पैसे दें, सारे जर्नैल दें, सारे जज दें, सारे साबी दें, फिर भी कुछ नहीं होना। आज मैं आपको कोट करने लगा गौहर एजाज को, साबिक निगरान वजीर। मैं खुद कहूँगा ना तो वो बात नहीं बनती। मैं आज उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। मैं अपने आप पे शर्मिंदा हो रहा था। मैंने कल परसों आपको जो लास्ट 2 ईयर्स की कैलकुलेशन दी थी कि ये रियासत का खर्चा 18,000 अरब है। 2-3 दफ़ा मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये कि हम 18,000। वो कहता है कि पाकिस्तान की रियासत का जो हमारे सरकारी महकमे हैं उनका जो खर्चा है वो 25,000 अरब को टच कर गया। 25,000 अरब का साथ दूसरा उसने ये बताया कि दिस इज़ 23% ऑफ योर GDP का मतलब है कि पाकिस्तान में जितना पैसा हम बनाते हैं ना, जो पैसे की पैदावार, उसमें 23% को सिर्फ हमारा नॉन प्रोडक्टिव हमारी स्टेट खा जाती है। यानी कि वापटा, रेलवे, पुलिस, ये वो जो चीज जो आपने रखा 23%। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौहर एजाज कह रहा है, ये आपका साबिक वजीर कह रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी उसने बात की, जान के ये बात मैंने बाद में रखी है। अच्छा मलिक साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वक्त थोड़ा मुख्तसर है। उन्होंने कहा ना रियासत के रोल की बात की है, 2000 बंदा आज मर गया। ये कैसी माँ है कि जिसके 2000 बच्चे मर गए? माँ की तरह असल में आने लगा। उसने जो सबसे मजेदार बात की है, उसने कहा कि जब आप 2000, अब मैं आने लगा उन्होंने के पॉइंट पे कि ये MNAs पे मीटर लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा 2000 अरब जाता आप IPPs को अपनी हड्डियाँ, गूदा, खून सारा कुछ देते रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। और उसने कहा कि ये IPPs के होते पाकिस्तान माशी तौर पे, कारोबारी तबका और आम आदमी का यही हाल होगा जो राना रो रहा है। और लास्ट नॉट द लीस्ट जो उसने असल मुझे बात उसकी वाकई के लिए कहते हैं, इस बजट में किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि IPPs का रिवाइज करना चाहिए, इसके मुतबादल कुछ सोचना पड़ेगा, हमें इनको साथ बैठना होगा। तो वो तो कह रहा है, आपका साबिक वजीर कह रहा है कि आगे सुआयां दे रहे के कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। इसाराना को, फ़ायज़ा बुखारी को, ताहिक को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।